हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए क्लास 12 की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुका है। आई होप आपने भी देख लिया होगा। आज का टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर। ठीक है, क्या है? वेपर प्रेशर। तो चलिए समझते हैं वेपर प्रेशर का मतलब। ठीक है, अगर इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करता हूं मैं, सबसे पहले कंटेनर ले लेता हूं अपना। क्या लेते हैं? कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है? क्लोज कंटेनर है ये। कैसा कंटेनर है? क्लोज कंटेनर। ठीक है, क्या है? क्लोज कंटेनर। और इसमें मान लीजिए भरा हुआ है अपना वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या भरे हुए हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है, ये भरे हुए हैं। ये सब क्या है भाई? वाटर मॉलिक्यूल्स है। वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो, अब इस वाटर मॉलिक्यूल्स पे मैं जरा बात करता हूं। इस वाले वाटर मॉलिक्यूल पे जो बल्क में है, बल्क मतलब जो अंदर है। ठीक है, तो देखो इस वाटर मॉलिक्यूल पे अगर जरा बात करूं तो इसको इधर से भी फोर्स मिल रहा है, इसको इधर से भी फोर्स मिल रहा है, इसको इधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, इसको ऊपर से भी मिल रहा है। ठीक है, मतलब जो बल्क में वाटर मॉलिक्यूल है, बल्क वाला वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस पर देखो ये बल्क वाला वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसको इधर से फोर्स मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है। मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है भाई? इस पर नेट फोर्स कितना है? एफ नेट कितना है? 0। दिखाई तो दे रहा है ना? ठीक है, एफ नेट कितना है इस पे? 0 है। ठीक है, मतलब ये इस पे एफ नेट 0 है, मतलब ये किस पे है? इक्विलिब्रियम पे मैं बोल सकता हूँ क्या? मैं क्या इक्विलिब्रियम पे मतलब ये कैसा है भाई? स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। ये तो मैं बात की बल्क वाले पे। ठीक है, अब जब मैं सरफेस वाला मॉलिक्यूल लेता हूँ, ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, तो जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल लेता हूँ, सरफेस, तो ये वाटर मॉलिक्यूल है सरफेस का। देखो मान लो मैंने ये वाटर मॉलिक्यूल लिया सरफेस वाला, तो इसको इधर से फोर्स मिल रहा है, इधर से मिल रहा है और नीचे से मिल रहा है। इधर से भी फोर्स मिल रहा है, इधर से भी फोर्स मिल रहा है और इधर से भी फोर्स मिल रहा है। मिल रहा है ना? मिल रहा है। तो क्या इस पे नेट फोर्स 0 है? नहीं। अगर ऊपर से फोर्स रहता तो नेट फोर्स 0 होता, है ना? तो ये इस पे नेट फोर्स 0 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम लिब्रियम पे नहीं है। इसका मतलब ये स्टेबल भी नहीं है। ठीक है समझ में? देखो जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, सरफेस के मॉलिक्यूल पे हमेशा एक तनाव रहता है। ठीक है, जिसको हम रेसिडुअल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिडुअल फोर्स। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये एफ नेट 0 नहीं है, क्योंकि स्टेबल नहीं है, तो ये क्या चाहेगा? स्टेबल बनना चाहेगा। आप और मैं या दुनिया में कोई भी इंसान किस लिए मेहनत करता है? स्टेबल बनने के लिए। तब ये वाटर मॉलिक्यूल भी चाहेगा कि मैं इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाऊं? स्टेबल हो जाऊं। क्या हो जाऊं? स्टेबल हो जाऊं। अब ये अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा? इसके पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है? या तो ऊपर से इसको कोई फोर्स मिल रहा है, कोई वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है, ऊपर से इसको कोई वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि ये वाटर मॉलिक्यूल इस पोजीशन को क्या कर दे? छोड़ दे। और ये इस पोजीशन को छोड़ने के बाद कहां चल रहा है? ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो ये पहला रास्ता तो अपना नहीं सकता। पहला रास्ता क्यों नहीं अपना सकता? क्योंकि इसके ऊपर कहीं वाटर मॉलिक्यूल तो था नहीं, तो इसको ऊपर से कहीं फोर्स मिलेगा नहीं। ठीक है, दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है कि इस मोह माया से मुक्त हो जाए। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्या बोलेगा ये कि मुझे एफ नेट फोर्स 0 होगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, इस मोह माया से मुक्त होकर मैं क्या जाता हूँ? उड़ जाता हूँ। क्या जाता हूँ? उड़ जाता हूँ। ठीक है, तब ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। अब जब उड़ेगा तो उड़ने के बाद जाके कहां से टकराएगा? एक कंटेनर से टकराएगा। अब जैसे कंटेनर से ये वाटर मॉलिक्यूल उड़ गया, उड़ने के बाद जाके क्या आएगा? जो वॉल की कंटेनर है, ढक्कन है, उस जगह क्या होगा? टकराएगा। अब टकराने के बाद इसकी एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अब एनर्जी लेवल कम होगा तो पहले उड़ते हुए क्या था, अब फिर किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा? धीरे धीरे लिक्विड मॉलिक्यूल में धीरे धीरे क्या होने लगेगा? ये कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब क्या कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल था, लिक्विड था, पहले किस में कन्वर्ट हुआ? गैस में। किस में कन्वर्ट हुआ? गैस में। गैस में कन्वर्ट होकर उड़ गया। ठीक है, तो लिक्विड का गैस में होना, इसको क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। तो कौन सा फेनोमेना हुआ? इवापोरेशन हुआ भाई। क्या बोलते हैं इसको हम? इवापोरेशन हुआ। अब ये वाटर मॉलिक्यूल उड़ गया, इवापोरेट हो गया। इवापोरेट होने के बाद जाके कंटेनर को वहां से टकराया, वहां से टकराने के बाद इसकी एनर्जी लेवल कम हुई। एनर्जी लेवल कम हुई मतलब वो फिर किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा? लिक्विड में। मतलब गैस से फिर किस में कन्वर्ट होने लगेगा? लिक्विड में। तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं?
कंडेंसेशन, है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि जब रेट ऑफ इवोपोरेशन होगा वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन। जैसे मान लो 100 मॉलिक्यूल इवोपोरेट हुए, तो एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा कि 100 मॉलिक्यूल अगर इवोपोरेट हो रहे हैं ना, तो 100 मॉलिक्यूल क्या होंगे? कंडेंसेशन होंगे। 100 मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा कि अगर 100 मॉलिक्यूल इवोपोरेट हो रहे हैं तो 100 मॉलिक्यूल क्या होगा? कंडेंसेशन हो गए, ठीक है। तो किस पे होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा कि अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो कौन सी पोजीशन एस्टेब्लिश हो जाएगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन एस्टेब्लिश हो जाएगी। लेकिन ये सारा काम कब होगा? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन पे। तो उस समय जो प्रेशर लगता है, उस समय जो लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर लगता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड the pressure of a liquid at a constant temperature, the pressure of a liquid at which they liquid and its vapors are in equilibrium. किस पे होना चाहिए? Equilibrium is called vapor pressure. बात समझ में? At constant temperature, the pressure of a liquid, the pressure exerted by a liquid, the pressure exerted by a liquid at which liquid and its vapor are in equilibrium, ठीक है। जब लिक्विड और उसका वेपर क्या हो? इक्विलिब्रियम पे हो, उस समय जो प्रेशर एक्सर्ट होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेपर प्रेशर, ठीक है, ठीक है। तो मैं बात करूं तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इवापोरेशन ये किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन के, ठीक है, कंडेंसेशन के, ठीक है, ठीक है। इसको आप चाहो तो ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ये रेट है, ये टाइम है, ठीक है। अब ये इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, इवेपोरेशन ही हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। अब एक ऐसा टाइम आएगा कि जो रेट ऑफ इधर कंडेंसेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। एक ऐसा देखो, शुरू में इवेपोरेट हो रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं। अब जाकर वॉश टकराएंगे, वॉश से टकराने के बाद एनर्जी लूज करेंगे और धीरे धीरे क्या होने चालू हो जाएगा? कंडेंसेशन। तो धीरे धीरे इवेपोरेशन हो रहा है, वैसे कंडेंसेशन हो रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा कि जब दोनों का रेट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा तो कौन सा क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा? इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे क्या ये पॉइंट क्या लिखा रहा है? डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये रेट ऑफ इवेपोरेशन दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? कंडेंसेशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इवेपोरेशन हो रहा है, धीरे धीरे कंडेंसेशन भी हो रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जिस पे रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन के, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई? वेपर प्रेशर का फील आया तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, ठीक है, ठीक है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, नोट भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटाओ। नेक्स्ट अगला टॉपिक है अपना बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में तो आपने तो पढ़ रखा हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिकैप करा देता हूं आपको। क्या बॉइलिंग और इवेपोरेशन क्या दोनों सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों सेम नहीं होते, ठीक है। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, बॉइलिंग जो होता है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। तो पहला पॉइंट, अकर्स एट
अ पार्टिकुलर पार्टिकुलर टेम्परेचर पार्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। इवेपोरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। ठीक है, बॉइलिंग देखो, अकर्स विथ इन द मॉलिक्यूल, अकर्स विथ इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। जब आप बॉईल करते हैं ना तो पूरे मॉलिक्यूल, बॉइलिंग विद इन द मॉलिक्यूल्स, पूरे मॉलिक्यूल्स में होता है, ठीक है। जिससे आप बॉईल करते हैं ना, पानी का अपने उबाला हुआ दिखा होगा, नीचे का पानी ऊपर, फिर नीचे का ऊपर, ऐसे विद इन द पूरे मॉलिक्यूल के अंदर होता है। इवेपोरेशन occurs at a surface, occurs at a surface, इसमें सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे ही होता है इवेपोरेशन, ठीक है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, बबल्स अपीयर, बबल्स अपीयर। कभी आपने अगर गर्म पानी किया होगा तो आप देखते जब पानी खोलता है, ठीक है, तो उसमें बबल्स अपीयर होते हैं आपको, ठीक है। इसमें कोई बबल अपीयर नहीं होता है, नो बबल्स अपीयर, कोई भी बबल अपीयर नहीं होता। बात समझ में? अपीयर, अपीयर, ठीक है, अपीयर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, इसको अगर एक बार और मैं जनरली समझाऊं तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। कोई भी, जैसे मान लो कंटेनर में है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब एक कंटेनर का जो पानी भरा हुआ है कब बॉइल होगा? ये कंटेनर में जो पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये बॉइल तब होगा, ये बॉइल तब होगा जब इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। किसके? एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब ये लिक्विड क्या होने लगेगा? बॉइल होने लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये कैसे फिनोमेना है? विद इन द मॉलिक्यूल होता है, इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे होता है, इसमें बबल्स अपीयर होते हैं, इसमें बबल्स अपीयर नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक है, नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। बताओ बताओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को? देखिए, इसका सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ अ लिक्विड, नेचर ऑफ अ लिक्विड, कि जो लिक्विड है वो किस नेचर का है, ठीक है। ठीक है, इसको कैसे समझे? इसको भी समझ, इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस increases then vapor pressure, then vapor pressure decreases, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, अपने पास एक दो कंटेनर है, ठीक है। एक कंटेनर में मैंने भर दिया अल्कोहल, इसमें क्या भरा हुआ है? अल्कोहल, ठीक है। क्या भरा हुआ है इसमें? इसमें भरा हुआ है ईथर, इसमें क्या भरा हुआ है? अल्कोहल, इसमें क्या भरा हुआ है? इस कंटेनर में ईथर, ठीक है। आप सबको बचपन से पता होगा अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? R1OH, और इसमें ईथर का ROR, ठीक है। अल्कोहल का ROH, ठीक है। तो देखो, क्योंकि हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इसमें अल्कोहल में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन क्या हो जाता है? ज्यादा होता है, जबकि इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है? वीक होता है, ठीक है। तो अगर मतलब अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या इसके मॉलिक्यूल्स जल्दी से ऊपर इवेपोरेट होंगे?
जल्दी से वो मॉलिक्यूल्स के इवेपोरेट नहीं होंगे ना, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये चीज लिखा हुआ है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज करता है ना, तो वेपर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू ईथर। क्यों, क्योंकि ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में है, इसमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ईथर का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसका कम क्यों होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा, तो इसके मॉलिक्यूल्स, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स जल्दी से इवेपोरेट नहीं होंगे। अगर जल्दी से इवेपोरेट नहीं होगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आई आई तो ये हमारा पहला फैक्टर है, ठीक है, ठीक है। नोट करो, सेकंड फैक्टर लेते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपको फैक्टर्स याद होना चाहिए। बात समझ में आया। नेक्स्ट अगला देखो, सेकंड फैक्टर क्या है। ये तो हमारा पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर है अपना दूसरा फैक्टर है अपना टेम्परेचर। क्या, टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। पहले लिख लो, क्वेश्चन आते हैं और डिटेल में। एज टेम्परेचर इंक्रीज, एज टेम्परेचर increases, as temperature increases, ठीक है, the intermolecular forces of attraction decreases, ठीक है। as temperature increases the intermolecular forces of attraction decreases, hence vapor pressure increases, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल है कि देखो, जैसे मान लो ये पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इसमें आप क्या दे रहे हो, ठीक है। अब इसमें आपने लगा दी आग, लगा दी, क्या लगा दिया आपने, आग लगा दिया, ठीक है। इसमें क्या लगा दिया आपने, आग, ठीक है, क्या लगा दिया, आग। अब जैसे आग लगाओगे तो इनके बीच में देखो, ये वाटर मतलब ये पार्टिकल्स क्या थे, पास पास में थे, ठीक है। अब जैसे इसको हीट करोगे, आग लगाओगे, तो इसका जो इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन था, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम हो जाएगा, मतलब कि धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दूर होने लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने लग जाएगा, और जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होने लग जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जल्दी से इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आया समझ में आया। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर इज टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। नहीं नहीं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बनेगा कि नहीं, कि देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लॉ लगेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेपर प्रेशर के। टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर प्रेशर में क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। द वेपर प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर भी इंक्रीज, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। बात समझ में आई, नोट करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा दूसरा फैक्टर था। तीसरा फैक्टर देखो, तीसरा फैक्टर क्या होता है, तीसरा फैक्टर होता है बॉइलिंग। क्या होता है, बॉइलिंग। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर क्या अपना, बॉइलिंग। अभी बॉइलिंग का मतलब क्या होता है वो देखो, देखिए वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, एक दूसरा कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड भरा है ए है, इसमें कोई लिक्विड बी भरा है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि वोलेटाइल ए का वोलेटाइल नेचर ज्यादा है बी से, मतलब ए का वोलेटाइल नेचर ज्यादा है बी से, इसका मतलब क्या हुआ कि ए जल्दी जल्दी से इवोपोरेट हो रहा है, बी धीरे धीरे इवोपोरेट हो रहा है। वोलेटाइल मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ए लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल है बी से, इसका मतलब ए जल्दी जल्दी से इवोपोरेट हो रहा है, ठीक है। तो मैं बात करूँ इसका किसकी, बॉइलिंग की, ठीक है। तो देखो अब ए का वोलेटाइल नेचर ज्यादा है, अगर ए का वोलेटाइल नेचर ज्यादा है बी से, तो इसका मतलब ए जल्दी जल्दी से इवोपोरेट हो रहा है। अब मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ये बताओ। ए तो जल्दी जल्दी से इवोपोरेट हो रहा है, ए क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी से इवोपोरेट हो जा रहा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ए का कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मैं बात करूं वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो जो अच्छा वोलेटाइल है, जो जल्दी जल्दी से इवोपोरेट हो जा रहा है, उसकी बॉइलिंग उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आई? देखो वोलेटाइल मैंने दो लिक्विड लिया ए और बी, मैं बोल रहा हूँ कि ए ज्यादा वोलेटाइल है बी से, अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है बी से, इसका मतलब ए जल्दी जल्दी से इवोपोरेट हो रहा है। अगर ए जल्दी जल्दी से इवोपोरेट हो रहा है, इसका मतलब ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, बी से ज्यादा होगा, क्योंकि जितना जल्दी 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 इवोपोरेशन होगा उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, नेक्स्ट बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका मतलब बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए से, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका तीसरा फैक्टर है। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब तक हम सीख चुके हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर के हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, नोट क्या करना है कि द वेपर प्रेशर does not depend upon amount of liquid and surface area of a vessel, ठीक है। मतलब वेपर प्रेशर अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, ना ही सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मिटा दो। नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है अपना कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। आया समझ में, आया। अब देखो पहला दो केस पढ़ेंगे, केस फर्स्ट ले रहा हूं मैं, केस फर्स्ट होगा लिक्विड सिस्टम, क्या होगा, लिक्विड सिस्टम की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था राउल्ट्स, ठीक है। तो हम वेपर प्रेशर के कैलकुलेशन के लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले राउल्ट्स लॉ, क्या, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। राउल्ट्स में क्या कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर the partial vapor pressure of a at constant temperature the partial vapor pressure of a liquid या of a component is directly proportional to its
मोल फ्रैक्शन ऑफ अ component in a solution ठीक है। राउट्स लो क्या कहता है, राउट्स लो कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, जरा इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास एक सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है इसमें? एक कंटेनर है और एक क्या है इसमें? सॉल्यूशन है। ये क्या है? सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन है तो इसमें दो चीज होगा, एक क्या होगा? सॉल्यूट, और एक क्या होगा? सॉल्यूट को हम किसे दिखाएंगे? बी से, और एक क्या होगा इसमें? सॉल्वेंट। क्या होगा? सॉल्वेंट। इसको किसे दिखाएंगे हम लोग? कैपिटल ए से। मान लेता हूं सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन ए एक्स ए है और सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन एक्स ए है और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। ए क्या है? मोल फ्रैक्शन, एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो राउट्स में क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये कंटेनर लिया हमने, कंटेनर में सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी है। ठीक है, ठीक है, मान लेता हूं सॉल्यूट कैसा है? केस 1 लेता हूं, केस 1 क्या लेता हूं कि जो सॉल्यूट है वो कैसा है? वोलेटाइल। सॉल्यूट वोलेटाइल। ठीक है, कैसा है? सॉल्यूट वोलेटाइल है, मतलब सॉल्यूट क्या है? वोलेटाइल मतलब जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? सॉल्यूट की वजह से। ठीक है, और जो सॉल्वेंट है, वो है नॉन वोलेटाइल। कैसा है? नॉन वोलेटाइल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट की वजह से कोई भी वेपर प्रेशर नहीं है। ठीक है, सॉल्यूट कैसा है? वोलेटाइल। सॉल्यूट वोलेटाइल, इसका मतलब जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? सॉल्यूट की वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, राउट्स लॉ के हिसाब से क्या करेंगे कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट वोलेटाइल है, सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर होगा, सॉल्वेंट की वजह से नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दो सॉल्यूट की वजह से बी है, सॉलिड किसको लिख किया हमने? बी है। ठीक है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, और बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या दिखाई तो दे रहे हैं ना? हाँ, ठीक है, बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हो लोग कि प्रोपोर्शनलिटी को, साइन को हटाने के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? एक कांस्टेंट। ठीक है, मतलब P ऑफ B इक्वल्स टू क्या? K एक्स बी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे K क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, अब देखो, क्यों आपको जब मैंने मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था आपको बताया था कि XA प्लस XB कितना होता है? 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होता है? 1। ये मोल फ्रैक्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें बताया था। ठीक है, क्योंकि देखो सॉल्वेंट क्या है? नॉन वोलेटाइल, मतलब सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल मतलब इसकी वजह से कोई वेपर प्रेशर नहीं है, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना लेंगे? 0। सॉल्वेंट किसे दिखाते हैं? A से, तो 0। इसे मतलब XB इक्वल टू कितना रहेगा? 1। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट कैसा है? नॉन वोलेटाइल, इसकी वजह से सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल होने से x से कितना होगा? 0, तो x से 0 हो गया, तो xb किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के, तो xb किसके इक्वल आ गया? 1 के। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इक्वल्स टू K इनटू 1। ठीक है, क्योंकि अब देखो सिर्फ किसकी वजह से पार्शियल वेपर प्रेशर होगा? सॉल्यूट की वजह से। सॉल्यूट की वजह से होगा तो xb कितना होगा? 1, और सॉल्वेंट कितना होगा? x 0। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्योर कंपोनेंट। क्या बोलेंगे? प्योर कंपोनेंट। ठीक है, मतलब
पार्शियल मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। तो देखो K इक्वल टू क्या आ गया, P नॉट B, इसका मतलब यहाँ पर रखूं तो P ऑफ B किसकी इक्वल आ जाएगा, K की जगह रख दूं P नॉट ऑफ B इनटू में XB, ठीक है। तो P ऑफ B इक्वल्स टू P नॉट B इनटू XB, दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुक जाओ, ये लोचा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ठीक है। अब देखो जरा P ऑफ B का मतलब क्या है, P ऑफ B का मतलब क्या है, P ऑफ B का मतलब है पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है। और जहां P नॉट B का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर कंपोनेंट। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है ठीक है। और जहां XB का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि B किसको लेकर चले हैं, सॉल्यूट को। बात समझ में आ रही है, आ रही है। नोट करिए, ये तो केस नंबर 1 हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, अरे आया समझ में, आया समझ में, ठीक है। मिटाओ मिटाओ, ये तो केस नंबर 1 हुआ। केस नंबर 1 क्या, कि जब सॉल्यूट कैसा हो, वोलेटाइल, सॉल्वेंट कैसा हो, नॉन वोलेटाइल। इसको नोट करो, मैं मिटाता हूं। कर लिया, कर लिया, ठीक है। मिटाओ मिटाओ। अब केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 क्या बनाते हैं, केस नंबर 2 क्या बनेगा, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या होगा कि जो सॉल्यूट होगा वो कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल, मतलब सॉल्यूट की वजह से कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा क्योंकि ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल। और जो सॉल्वेंट होगा इस बार वो कैसा होगा, वोलेटाइल, ठीक है। मतलब जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। क्यों, अब इस बार सॉल्वेंट की वजह से है, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, AA, क्या लिख दूंगा, AA, ठीक है ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो क्या आएगा यहाँ पे, KXA, ठीक है आएगा। अब आपने पढ़ा है कि XA प्लस XB कितना होता है भाई, 1, क्योंकि इस बार सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0, तो इसका मतलब XA कितना हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो XA इक्वल्स टू 1 रखूं तो P ऑफ A इक्वल्स टू K इनटू क्या रख दूंगा, 1। सिर्फ मोल फ्रैक्शन किसका है, A का, मतलब किसकी वजह से सिर्फ है, सॉल्वेंट की वजह से। तो इसको क्या बोलेंगे, P नॉट A, क्या बोलेंगे, P नॉट A, ठीक है। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ A, ठीक है ठीक है। इसका मतलब K की वैल्यू कितनी आएगी, P नॉट A, यहाँ पर रख दो K की वैल्यू, तो क्या आएगा यहाँ से, P ऑफ A इक्वल्स टू P नॉट ऑफ A इनटू में XA, ठीक है। आया समझ में, आया। जहां P ऑफ A का मतलब क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ क्या, ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि एक और में सॉल्वेंट नहीं है। अब वैसे P नॉट ऑफ क्या होगा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है ठीक है। और XA का मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको। बात समझ में आई, आई, ठीक है ठीक है। आया समझ में, आया। मिटाओ इसको, मिटाओ, ठीक है। एक तो केस ले लिया, केस नंबर 3 ले लेते हैं कि मान लेते हैं जो अब तीनों दोनों क्या है, वोलेटाइल है, क्या है, दोनों वोलेटाइल है। मिटाओ इसको, इसको मिटा दो, मैं मिटा दो, ठीक है। ये तो केस नंबर 2 ले लिया हमने। अब देखो केस नंबर 3, केस नंबर 3, ठीक है, केस नंबर 3, केस नंबर 3 का लेता हूं कि
जो सॉल्वेंट है वो भी वोलेटाइल है, ठीक है, और जो सॉल्यूट है वो भी कैसा है, वोलेटाइल है, ठीक है, वोलेटाइल, वोलेटाइल, ठीक है, और ये वोलेटाइल, ये भी कैसा है, वोलेटाइल, ठीक है। तो मान लेते हैं सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है और सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि सॉल्वेंट मोर वोलेटाइल है, क्या है, मोर वोलेटाइल, ठीक है, एज कंपेयर टू बी, ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, मोर वोलेटाइल है, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब अगर इसमें सॉल्यूट भी ए भी और बी भी है, अब दोनों क्या है, वोलेटाइल, तो इन दोनों की वजह से वेपर प्रेशर होगा भाई, ए की वजह से भी वेपर प्रेशर होगा, बी की वजह से वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो मैं निकालूं वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या है, इसका मतलब क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आएगा प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आएगा, आएगा ना, आएगा, ठीक है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसी को था, याद है ना, पी नॉट ए एक्स ए प्लस बी किसी को था, पी बी किसी को था, पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीएस क्या है यहाँ पे, टोटल पार्शियल वेपर, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ऑफ अ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई, अरे आया, आया, मिटाऊं, मिटाऊं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको जल्दी से रिकैप करा दूं क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको, क्या पढ़ाया मैंने आपको, देखो मैंने आपको पढ़ाया कि जब P ऑफ A होता है वो किससे होता है, P नॉट ऑफ A x से, ठीक है। जो P ऑफ B होता है वो क्या होता है, P नॉट ऑफ B x B, ठीक है। और जो P टोटल होता है वो किसी को होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B, अब P ऑफ A किसी को हो गया P नॉट A x से प्लस P ऑफ B किसी को हो गया P नॉट B और x B, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब चाहो तो इसको और रिड्यूस कर सकते हो, कैसे, वो देखो, ये टोटल पार्शियल प्रेशर, मतलब टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ना, ठीक है, पीटी बोल देता हूं या पीएस बोल दो। अब आपने पढ़ा है क्या कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होता है भाई, 1। जरा मैं एक्स ए निकालूं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, तो इसको और रिड्यूस कर सकते हो, इसको उठा के आप पुट करो तो क्या आ जाएगा, पी टोटल पी नॉट ए, पी नॉट ए एक्स निकाल सकता हूं 1 माइनस एक्स बी, ठीक है, प्लस ये क्या आएगा पी नॉट बी और ये क्या आ जाएगा एक्स बी, तो पी टोटल किसकी इक्वल आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट ऑफ बी एक्स बी, ठीक है, ठीक है। अब देखो पी टोटल पी नॉट ए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का एक्स भी कॉमन आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। तो पी नॉट ऑफ बी माइनस पी नॉट ऑफ ए, ठीक है, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला भी आपको काम आ सकता है, ठीक है, ठीक है। रिड्यूस करने आना चाहिए, कैसे रिड्यूस किया, ठीक है। एक मिनट में दूसरा मार्कर देख लेता हूँ, ये थोड़ा ढीला चल रहा है मतलब, ठीक है, आया समझ में, आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके मैं ग्राफ पे बात करता हूँ, सारा ही मर गया, क्या मरता है, एक ही बार में सबकी मौत है, ठीक है। अब देखो अब जब मैं बात करता हूँ ग्राफ की, ये सही चल रहा है ग्राफ, पहला ग्राफ लेते हैं इसका, P ऑफ A इक्वल्स टू P नॉट A x है, तो ये दिख रहा है ना y इक्वल्स टू mx, इस तरफ फील आ रही है ना, आ रही है, तो ये y एक्सिस में क्या मान लेता हूँ, वेपर प्रेशर, ठीक है, और इधर क्या मान लेता हूँ, मोल फ्रैक्शन, एक्स से क्या होता है भाई, मोल फ्रैक्शन, तो कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, सेम टू सेम ग्राफ कुछ इसका ऐसा ही बनेगा, ठीक है, ठीक है। अब जरा मैं दोनों को मिसमैच करके बनाऊं, मतलब दोनों को मिक्स करके बताऊं, दोनों को मिक्स करके बनाऊं, अरे दोनों मतलब इन दोनों को मिक्स करके बनाऊं टोटल ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, तो वो देखो
पहले एक मान लेता हूँ ये, इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स आना चाहिए भाई आपको। यह मान लेता हूँ मोल फ्रैक्शन ए कितना है 0, सिर्फ मोल फ्रैक्शन किसकी वजह से है, बी की वजह से, मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है, एक्स भी मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है 1, ठीक है। उसी तरह मैं मान लेता हूँ एक्स से कितना हो गया 1, और यहाँ पे कितना हो गया एक्स भी कितना हो गया 0, ठीक है। ठीक है, तो देखो इस केस में कहानी कैसे, ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ एक इस कहानी में ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इस कहानी में ग्राफ क्या बनेगा, कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। स्ट्रेट आएगा एक पार्ट, देखो ऐसा पार्ट एक इसके लिए बनाया, उसी तरह अगर मैं पी ऑफ बी के लिए बनाऊं तो क्या बनेगा, पी नॉट बी एक्स बी, इसके ग्राफ बनाऊं तो ये मोल फ्रैक्शन, ये वेपर प्रेशर, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ये ऐसा हो जाएगा। तो दोनों को कंबाइन करके बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा ना, ऐसा बनेगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, पी नॉट ए, और देखो यहाँ पे ये क्या होगा, क्योंकि सिर्फ बी की वजह से ए कितना है 0, तो पीवी पी नॉट बी होगा, प्योर कॉम्पोनेंट ऑफ सिर्फ इसमें क्या होगा, पीबी पीबी होगा ना, ए तो नहीं होगा, ठीक है। ये किसी भी ग्राफ बना रहा हूं, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है। ठीक है, अब देखो आपके दिमाग में डाउट आ गया, क्या डाउट आएगा कि सर आपने पी नॉट ए ऊपर बनाया है जबकि पी नॉट बी क्या बनाया है नीचे, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं, लेट क्या कर रहा हूं कि ए is more volatile, more a is more volatile, ठीक है। a क्या है, more volatile, इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ a is more than what b, ठीक है। मैं ये चीज एज्यूम करके ग्राफ बना रहा हूं कि जो a का a है ना वो मोर वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल मतलब उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू b के, इसलिए इस ग्राफ में ऊपर बनाया हूं, इस ग्राफ क्या बनाया हूं, नीचे बनाया हूं। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा ये कर्व किसका है, ये वाला ग्राफ किसका है बताओ, ये वाला ग्राफ किसका है, इसका है ना, ये ग्राफ पीबी का है, तो पीबी को क्या लिखूंगा, पी नॉट बी एक्स बी। अब ये ग्राफ किसका है, ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ अब ये वाला ग्राफ किसकी वजह से है, एक्स से, पी ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट ऑफ ए एक्स, ठीक है। ठीक है, अब जब मैं इसका टोटल ग्राफ बनाऊं तो देखो टोटल का ग्राफ क्या है, पी टोटल इतना है अपना आया। अब देखो मैंने क्या एज्यूम किया है, ए इज मोर, तो ये ज्यादा है ये कम है, तो कम में से घटाओगे ज्यादा तो नेगेटिव आएगा ना, ये दिख रहा है y इक्वल्स टू m mx प्लस c, दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। ये xm मतलब ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि इसको मैंने ज्यादा माना है, ये कम है तो कम में से घटाओगे ज्यादा तो कैसा आएगा, नेगेटिव स्लोप, कैसा आएगा, नेगेटिव स्लोप। तो यहां से क्या आएगा इसका, नेगेटिव स्लोप, ठीक है। ए पे बैठेगा क्योंकि पी नॉट ए ज्यादा है, तो ए भी इस पे बैठेगा, और ये क्या आएगा, नेगेटिव स्लोप मतलब नीचे आधा चला जाएगा। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन वो किसको दिखा रही है, पी टोटल, जो किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ पी। बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज मिस्टेक हो गया, क्या कि ये जो लाइन है वो किसके, पी नॉट ए है ना, तो ये पी नॉट ए का लाइन होगा, किसका होगा, पी ऑफ ए का। पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स है। अब ये लाइन देगा पी नॉट बी, तो यहाँ पे बस बी कर लेना, क्या कर लेना, पी ऑफ बी, ठीक है। तो पी नॉट ऑफ बी एक्स पी, ठीक है। ठीक है, चलो करो नोट, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आप सीखते हैं हम लोग डाल्टन्स लॉ। क्या, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ कहता है कि अगर पार्शियल प्रेशर निकालना हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकालना हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू क्या होता है, टोटल प्रेशर ऑफ गैस, टोटल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकालना हो तो क्या करो, ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस, ठीक है। ठीक है, इसे मान निकालना पार्शियल प्रेशर ऑफ
ए, तो क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू में टोटल प्रेशर पी टोटल। उसी तरह आपको निकालना पी ऑफ बी, ठीक है, तो इसको एक्स से नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई ऑफ ए, क्या लिखेंगे, वाई ऑफ ए, ठीक है। वैसे पी ऑफ बी निकालना तो क्या लिखोगे, वाई ऑफ बी इनटू में पी टी, ठीक है, ठीक है। जहां वाई ओ वाई को वाई ए एंड वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट, इन वेपर स्टेट, ठीक है। और आपने एक चीज और पढ़ा, पी ऑफ ए क्या होता है, पी नॉट मतलब एक्स ए और पी नॉट ए होता है ना भाई, होता है। और पी ऑफ बी क्या होता है, एक्स बी और पी नॉट बी, ठीक है, ठीक है। तो एक्स ए एंड एक्स बी क्या होता है, एक्स ए एंड एक्स बी, ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो वाई ए वाई बी को इसको करेंगे जब मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में हो, ठीक है। और एक्स एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, ठीक है। तो देखो पी ऑफ ए की जगह लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, तो इसकी जगह ये लिख सकते हो, मतलब एक्स ए पी नॉट ए अपॉन ये पीटी जरा के डिवाइड हो जाएगा अपॉन पीटी, ये क्या हो जाएगा, वाई ऑफ ए। उसी तरह वाई ऑफ बी निकालना हो तो एक्स बी पी नॉट ऑफ बी डिवाइड बाय पी टोटल, ये क्या आ जाएगा, वाई ऑफ बी। बात समझ में आई, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे इसको 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 क्या लिख सकते हो भाई, इसको लिख सकते हो क्या, तो वाई ऑफ ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए डिवाइड बाय पी टी, वाई बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी अपॉन पी टी, ठीक है, ठीक है। नोट करो, एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको, कोई दिक्कत इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मिथेनॉल एंड C2H5 मतलब इथेनॉल forms an ideal solution is prepared by mixing 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। 32 ग्राम क्या है, किसे दे रखा है, मिथेनॉल का, ठीक है। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CH3OH, ठीक है। और 23 ग्राम दे रखा है किसका, इथेनॉल का, इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, कोई दिक्कत नहीं। एट 300 केल्विन, पी नॉट ऑफ मिथेनॉल दे रखा है, मतलब प्योर कंपोनेंट ऑफ मिथेनॉल दे रखा है आपसे, आपको, ठीक है। कितना दे रखा है, 19 mm ऑफ Hg, ठीक है। एंड पी नॉट इथेनॉल दे रखा है, पी नॉट इथेनॉल भी दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है, 51 mm ऑफ Hg। पूछा क्या है आपसे, कैलकुलेट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब आपसे पूछा है पी ऑफ मिथेनॉल CH3OH, तो पी ऑफ मिथेनॉल क्या होगा, पी नॉट ऑफ मिथेनॉल CH3OH इनटू में x ऑफ मिथेनॉल, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। तो देखो पहले मोल्स निकालो मिथेनॉल के, मोल्स कितने आएंगे CH3OH के, गिवन मास 32 ग्राम अपॉन इसका मोलिकुलर मास, मिथेनॉल का मोलिकुलर मास, एक कार्बन है 12, 4 हाइड्रोजन है, एक 16, कितना है 32, तो मोल्स कितने आ जाएंगे 1, ठीक है। वैसे ही मोल्स ऑफ इथेनॉल निकालो, मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना है मास 23 अपॉन इसका मास 24, 36, 38, 46, 46, ये कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है, ठीक है। 1/2 मतलब 0.5। तो क्या पढ़े, निकालो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ मिथेनॉल कितने आ गए 1 डिवाइड बाय टोटल मोल्स, 1 पॉइंट ये कितना होगा 1.5, मतलब 10 ऊपर 15 नीचे, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन आ गया किसके, मिथेनॉल के। वैसे मोल फ्रैक्शन इथेनॉल के निकालना हो, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट है तो 1 1 2/3 कर दो, x a प्लस x भी 1 होता है ना, मोल फ्रैक्शन में से कहां रखा हूं, 3 में से कितना आ गया, a बटा 3 बचेगा, क्योंकि अब देखो p ऑफ CH3OH निकालना है, तो p नॉट CH3OH कितना है, p नॉट कितना है भाई 90 है। मोल फ्रैक्शन कितना है मिथेनॉल का 2/3, 3 3 9 0, 3 में कितना आ गया 60 mm ऑफ
Hg, ठीक है। वैसे P ऑफ C2H5OH इथेनॉल चाहूं तो इथेनॉल का कितना है भाई इथेनॉल का पी नॉट कितना है, इथेनॉल का पी नॉट 51 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 1/3, तो कितना आएगा 17, कितना आएगा 17 mm ऑफ Hg, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब क्या बोला है एंड टोटल वेपर प्रेशर, टोटल फाइंड करना है पी टोटल, तो दोनों को प्लस कर दो, मतलब 17 + 60 तो कितना आएगा 77 mm ऑफ Hg। कोई दिक्कत नहीं, पी टोटल आ गया, ठीक है। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज में बताना है ईच कंपोनेंट का, तो वेपर फेज में आ रहेगा जैसे P ऑफ मिथेनॉल निकालना CH3OH, तो कैसे लिखूंगा Y ऑफ CH3OH और P टोटल लिखूंगा ना, लिखूंगा तो Y निकालना है CH3OH, बता देना आपको ये क्या हो जाएगा PCH3OH अपॉन PT। PCH3 कितना है भाई 60, टोटल पेपर कितना है 77, कटेगा 0.72 आएगा, काट के देख लेना 0.72 आएगा, ठीक है 0.78 आएगा, सॉरी 0.78। उसी तरह y ऑफ C2H5OH निकालो तो क्या आएगा P ऑफ C2H5OH अपॉन PT, कितना है 17 अपॉन 77.22, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।